कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पार्ट 4। ऑलरेडी 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए। अगर आप वो वीडियोस नहीं समझेंगे तो आपको ये जो मेथड है ये समझ में नहीं आने वाला है। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हैवी लगता है क्योंकि ये बच्चों को बहुत हैवी लगता है, तो ठीक है ये चैप्टर जो है, इसलिए हम इसको अब हम पार्ट्स में थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब इसका पार्ट्स कर करके पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करेंगे। देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की 3 मेथड है हमारे सिलेबस में। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज़ इनकम मेथड एंड थर्ड एंड लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर वैल्यू एडेड जो मेथड है उसके हम 2-3 नाम और होते हैं जो आपको टीचर कंफ्यूज करने के लिए दे सकती है। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्या क्या नाम है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट नाम हैं ये यूज़ हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा, मतलब हमें मेथड दे दिया है, इसका नाम भी वैल्यू एडेड मेथड है, बस ये है कि उसके निक नेम है ये, ठीक है। अगर आपको टीचर इसमें से कोई भी दे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये वैल्यू एडेड मेथड ही है, ठीक है। अगर वैल्यू एडेड मेथड को मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वो होता है GVA एट MP एंड GDP एट MP। अब GVA एट MP क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एंड GDP एट MP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। वैल्यू एडेड के अंदर 2 मेन फार्मूले आते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है? देखो फार्मूला, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ये कहता है कि वैल्यू एडेड यानी GDP एट MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस IC, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। सबसे पहले है GDP एट MP, सेकेंड इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड थर्ड इज़ IC मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब जो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है और IC है इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम आता है और ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो रट लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व नहीं हो पाता। और ये भी आपको बात याद रखनी है कि अगर आपका वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी सीधा डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, IC क्या होता है, ठीक है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। मैंने मार्केट से जाके चीनी और आटा ख़रीदा, ठीक है, अपनी दुकान, मतलब मैंने मार्केट में गई और मैंने चीनी और आटा ख़रीदती हूँ वहाँ से, ठीक है। अपनी दुकान पे आते और मतलब अपनी दुकान पे आते ही और आटे चीनी से मैंने क्या बनाया? बेसन का लड्डू बनाया। जो मैंने मार्केट से ख़रीदा आटा और चीनी उसका मैंने क्या बनाया है? बेसन का लड्डू बनाया, ठीक है। अब बेसन का लड्डू बनाकर मैंने उसको मार्केट में बेच दिया, ठीक है। अब नाव जो चीनी और आटा ख़रीदा ये क्या था? ये लागत थी जो मैंने बेसन के लड्डू में बनाया, और उससे पहले मैंने जो मैंने बेसन का लड्डू बनाया उसके लिए पहले मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैंने पहले कुछ सामान ख़रीदा है, आटा और चीनी ख़रीदा, तभी तो मैंने बेसन का लड्डू बनाया है, ठीक है। अब जो आटा और चीनी IC इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है रॉ मटेरियल एक तरह का। तो आटा और चीनी रॉ मटेरियल हुआ क्योंकि मैंने उसे ख़रीदा है, आटा और चीनी मैंने ख़रीदा है तो वो एक तरह का रॉ मटेरियल हुआ, IC हुआ, ठीक है, और IC हुआ। अब जिससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, जो मैंने मार्केट में बेचा बेसन का लड्डू, वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट या आउटपुट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट था। अब क्या आउटपुट था? जो बेसिकली बेसन का लड्डू का प्राइस है, जो मैंने बेसन का लड्डू का प्राइस बेचा है, जो मैं बेचूंगी। नाउ वैल्यू एडेड, अब मैंने वैल्यू एडेड में क्या किया? जो मैंने अपनी तरफ से आटा और चीनी बनाया लगाया है उस बेसन के लड्डू में, तो वो मैंने वैल्यू ऐड किया है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया है ना, तभी तो मैंने अब आटा और चीनी ख़रीदी है मैंने, तो वो वैल्यू ऐड करा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने उन दोनों को जोड़कर बनाया है बेसन का लड्डू। अब उस बेसिकली चीज़ को कहते हैं हम वैल्यू एडेड,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने जो बेसन का लड्डू था उसका प्राइस रखा मैंने 300 रुपये। कितना रखा? 300 रुपये मैंने बेसन के लड्डू का प्राइस रखा, और जो आटे का प्राइस और चीनी का प्राइस था वो था 200 रुपये, ठीक है। अब मार्केट में, अब जो मैंने मार्केट में उसे बेचा तो वो 300 का, मतलब मैंने उसे बेचा, ठीक है। और जो मैंने लागत लगाई थी वो कितने की थी? 200 की, मतलब मैंने 200 अपने से लगाए, और जो बेसन का लड्डू बेचा उसे मैंने 300 में बेचा, ठीक है। अब जो 100 रुपये, अब देखो अब कितना निकला, ऐड कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। अभी तो 100 रुपये कैसे निकले? बेसन का लड्डू माइनस आटा और चीनी, ठीक है। अब जो मैंने बेसन का लड्डू मार्केट में बेचा, जिस प्राइस से बेचा, और मैंने जितना मतलब अपने उससे पैसे लगाया है, मतलब जितना मैंने लगाया है आटा और चीनी में, ठीक है, मतलब बेसन का लड्डू माइनस आटा और चीनी, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है बेसन का लड्डू, ठीक है, और जो IC है वो हो गया चीनी और आटा, हो गया वो क्या हो गया? चीनी और आटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। अब नाउ क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देंगे आपको, IC दे देंगे, ठीक है। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे अब कैसे निकालेंगे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला कैसे होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा भी लिख देते हैं, जैसे स्टॉक को हम लिख देते हैं डेल्टा, तो चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब जो मैंने बेचा मार्केट में उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला? जो मैंने बेचा प्लस जो मेरे पास स्टॉक है, जो चेंज इन स्टॉक आया, ठीक है। अब इतना आप समझ गए कि इसका फॉर्मूला क्या कहता है। अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कैसे निकलता है। अब सेल्स, जो सेल्स है, ये सेल्स कैसे निकलता है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, और इसका एक और फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब सेल्स क्या है? मैंने बेसन का लड्डू बेचा, ठीक है। अब जो उसकी डिमांड है वो अमेरिका से पे आने लगी, कि अमेरिका वाले लोग बोलने लगे कि हमें भी बेसन का लड्डू चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने बेसन का लड्डू बेचा उसकी डिमांड अमेरिका से आई, अब हमको भी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इंडियंस को तो बेचा बेसन का लड्डू, साथ ही साथ मैंने अमेरिका में भी बेचा, तो मेरी सेल्स क्या हुई? डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। क्या हुई? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर का, तो मैंने डोमेस्टिक सेल मतलब मैंने अपने इंडिया में भी बेचा, और जो एक्सपोर्ट था मतलब मैंने अमेरिका में भी बेचा बेसन का लड्डू, ठीक है। समझ आया? और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सेल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है। क्या? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? चेंज इन स्टॉक निकलता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट मैं लिख देती हूँ। चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक? कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब बचा IC। क्या बचा? IC मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन बचा। अब IC क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। नाउ हमने अभी पहले फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। ये जो अभी हमने सारा फॉर्मूला पढ़ा ये हमें हेल्प कर रहा है क्या निकालने में? GDP एट MP या GV एट MP, मतलब वैल्यू एडेड निकालने में हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये जो हमने अभी फॉर्मूला जितना सीखा है ये हमें क्या निकालने में मदद कर रहा है? वैल्यू एडेड मेथड, मतलब GDP एट MP निकालने में मदद कर रहा है। लेकिन हम नेशनल इनकम भी निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। अब हम वो कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड से? अब जैसे अब हमने वैल्यू एडेड मेथड को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था? GV एट MP, GDP एट MP, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेशनल इनकम को, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, हम नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं? NNP एट FC। क्या लिखते हैं? NNP एट FC, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? NNP एट FC इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेसिस से आप
निकाल पाओगे वैल्यू एडेड मेथड जीवी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, और इस फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे नेशनल इनकम। किसके थ्रू? वैल्यू एडेड मेथड से। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको सारे फॉर्मूले लिखने होंगे। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, पर आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको जितने फॉर्मूले याद हों तो आप वो पूरा यहाँ पर लिख दें। इससे क्या होगा, एक तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप ये वैल्यूज़ देख कर ही पता कर लोगे कि ये कौन से मैथड का क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, हमें फाइंड क्या करना है? नेशनल इनकम। किससे? वैल्यू एडेड मेथड से। तो अब इसमें क्या दे रखा है? सेल्स जो है वो 90 रुपये है, ओपनिंग स्टॉक है 15 रुपये, इनडायरेक्ट टैक्स है 10 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक है 25, डेप्रिसिएशन है 20, आईसी है 40 एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 15 रुपये। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ टिप देती हूँ। टिप नंबर 1 है कि आपको फॉर्मूला लिखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। टिप नंबर 2 है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या फाइंड करना है, कि उसमें क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है आपको। ठीक है, और टिप नंबर 3 है कि सबसे पहले अब आपको आइटम पढ़ने हैं, कि आइटम पढ़ के तो पता कर चलेगा ना कि आपको कौन सा किस उससे आपको निकालना है, क्या दिए रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स। ठीक है, इसमें सेल्स दी है, फिर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, फिर दे रखा है आईटी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर जीडीपी एमपी में फाइंड करना है इन्हें। इसके बाद हमें दे रखा है नेशनल इनकम निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, आईसी दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? आईसी ही होता है। आईसी मतलब क्या होता है? परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि अगर आपको आईसी भी दे रखा हो, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स भी दे रखा हो, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स है वो आईसी तो है, तो आपको कभी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं लिखना है, आपको हमेशा आईसी लिखना है। अगर आपको आईसी साफ साफ गिवन है, ठीक है, अगर आपको साफ साफ आईसी गिवन है तो आप आईसी लिखोगे, ये क्यों लिखोगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जीडीपी एट एमपी का। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो इसमें आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें हमें सेल्स दिख रही थी। अब चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था पहले। तो अब हमको दिख नहीं रहा तो हमने सीधा लिख दिया कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, अब हमें जो सेल्स है वो कितने दे रखी है? 90 रुपये दे रखी है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है 25 रुपये, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10 रुपये, माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन। आईसी कितना दे रखा है हमें? 40 रुपये, 40 रुपये लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व करा, 90 25 में से 10 गया। ठीक है, 10 माइनस 40, फिर 90 माइनस 30 करके इसके आ गया 60। कभी भी आपको सिर्फ 60 नहीं लिखना है। अगर आप वहाँ पे यूनिट नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे मैंने यूनिट दे रखी है करोड़, क्या पता आपको 1000 दे रखा हो, लाख दे रखा हो, आपको हमेशा करोड़ या यूनिट लिखनी है, वरना आपका 1 मार्क्स है वो कट जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा यूनिट लिखनी है, वैल्यू के साथ आपकी कितनी वैल्यू आई है उसके साथ आपको हमेशा क्या लिखना है? यूनिट उसकी। अब हमने ये निकाल लिया जीडीपी एट एमपी, हमने निकाल दिया है, 60 करोड़ आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या फाइंड करना है? नेशनल इनकम फाइंड करना है। ठीक है, अब हम वो लिखें, अब हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिखेंगे। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं शॉर्ट में? एनएनपी एट एफसी। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया है। अब जीडीपी एट एमपी कितना निकला था? 60 करोड़, तो हमने 60 लिख दिया, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 20।
तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया प्लस NFIA। अब आपको इस क्वेश्चन में NFIA तो कहीं दिख नहीं रखा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं नहीं दिख रहा तो अगर आपको कुछ नहीं देखा तो आप उसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 0। तो हमने यहाँ पे NFIA को क्या मान लिया, 0, ठीक है। अब दे रखा है -NIT, क्या दे रखा है, -NIT। NIT कैसे निकलता है, NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडी। अब IT तो हमें दे रखा है 10, सब्सिडी हमें दे नहीं रखा, तो सब्सिडी को हमने क्या मान लिया, 0। तो कितना निकल गया, NIT 10, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। अब इसको सॉल्व करा, 60 माइनस 20 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 इक्वल टू 60 माइनस 30, 20 माइनस 10 माइनस 30, तो कितना आ गया, 60 करोड़। मतलब आपको हमेशा यूनिट तो लिखनी ही है, वरना आपका 1 मार्क्स कट सकता है, ठीक है। अब हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जो हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मेजर 4 प्रिकॉशन पढ़ेंगे। मतलब नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बातें इंक्लूडेड होगी और कौन सी बातें इंक्लूडेड नहीं होगी। ओके, फर्स्ट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। IC मतलब इंटरमीडिएट गुड्स कंजप्शन कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में। सेकेंड इज सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओके, सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स होंगे वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। सेल्स एंड परचेसेस जो भी अमाउंट आता है वो कभी इंक्लूडेड नहीं होगा। आपने सेकेंड हैंड चीज़ कुछ बेची है पर आपने ली तो उसे फर्स्ट हैंड में थी ना, मतलब पूरे पैसे लेके दी थी ना, पर अगर आपने उसे सेकेंड हैंड में चीज़ में बेची या कुछ ख़रीदा है तो वो कभी इंक्लूडेड नहीं होगा। थर्ड इज़ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड। सेल्फ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। अब जैसे इसका एग्जांपल, अगर आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, उनका पेट भरने के लिए कमा रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज का, तो वो जो है वो इंक्लूडेड होगा हमारे नेशनल इनकम में। ओके, सो हमारा जो ये टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड का वो यही फिनिश होता है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसका वो सेकंड टॉपिक होगा इनकम मेथड। हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड थे, मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट इज़ वैल्यू एडेड जो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अब 2 मेथड्स और आएंगे, तो ये चैप्टर यानी ये टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker